नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। और इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। और मेरे दोस्तों लेके आया हूं राजस्थान समसामयिकी जिला दर्शन 2 जनवरी 2021। आप सभी का इस नव वर्ष के अवसर पर सभी का स्वागत है। और मेरे दोस्तों आपको शुरू में ही बता देता हूं, आज जो अपना टारगेट है, टारगेट बड़ा है। कल आप लोगों ने वादा किया था कि सर आपका टारगेट जो है वो 100% पूरा करने वाले हैं, तो अपना टारगेट बड़ा है और आज आपको इस टारगेट को अचीव करना है। और ये जो टारगेट है मेरे दोस्तों ये आपका ही होगा। तो बस शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। और सबसे पहली चीज, आज कहां घूमने वाले हैं आपको पता ही होगा। बिना टिकट बिना पॉल्यूशन फैलाए हम लोग कहां घूमने वाले हैं, हाड़ौती क्षेत्र में। और हाड़ौती की जो आन बान शान कहें या हाड़ौती की प्रकृति की जो धरा की बात करें, बूंदी जो जिला है मेरे दोस्तों, उस बूंदी की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चले आज हम लोग घूमने बूंदी। तैयार हो मेरे साथ बूंदी घूमने के लिए? देखें कितने लोग हैं जो तैयार है कि सर हाँ आज बूंदी घूमते हैं। और मेरे दोस्तों बूंदी की हर एक स्थिति की, हर बूंदी की ज्योग्राफिकल जो स्थिति है उसकी बात करेंगे। बूंदी की ऐतिहासिक जो भाषाएं बातें हैं उन पे चर्चा करेंगे। बूंदी की जो कल्चर है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं बूंदी की यात्रा पर। लेकिन सबसे पहले उस मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरुआत करते हैं जो आपको प्रेरित रखेगी, क्योंकि आने वाला जो समय है मेरे दोस्तों वो आपका होगा। आने वाला जो समय है वो पटवारी के एग्जाम का है, आने वाला जो समय है वो रीट के एग्जाम का है, आने वाला जो समय है वो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम का है। और उसी के लिए ये रामबाण साबित होने वाला है। आपको वो एग्जाम पास करनी है। और एग्जाम पास करनी है तो मेरे दोस्तों बस ये जो क्लास है आपके लिए रामबाण है। तो करें शुरुआत और देखते हैं कितने सारे प्यारे बच्चे हैं जो इसको फटाफट से शेयर करते हैं। तो चलो करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले शुरुआत मोटिवेशनल लाइन के साथ। हुनर तो सब में होता है। लाइनें क्या है मेरे दोस्तों? हुनर तो सब में होता है, बस फर्क इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, हुनर तो सब में होता है, बस इतना सा फर्क है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। और वही हुनर आपको दर्शाना है। आपके अंदर भी हुनर है, आपके अंदर जोश भी है, जुनून भी है, सब कुछ है। लेकिन जरूरत है तो अपने आप को समझने की, अपने आप पर विश्वास की। और देख के देखो उस बात, उसके बाद आपका जो हुनर है ये भी छप जाएगा। हाँ जी मेरे दोस्तों, आपका हुनर भी छप जाएगा। और छापने वाले तैयार बैठे हैं, जो सोजत की मेहंदी वाले हैं वो तैयार बैठे हैं। बस अपने उस हुनर को पहचानो मेरे दोस्तों, पक्की बात है लोग तैयार बैठे हैं सोजत की मेहंदी को लेकर के। हाँ जी मेरे दोस्तों, तो करें शुरुआत आज की। कहां चलना है आज? बूंदी की बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस बूंदी की। सबसे पहले हम बूंदी की बात करेंगे तो इसके इतिहास की बात करेंगे, बूंदी की ज्योग्राफिकल की बात करेंगे, बूंदी की कल्चर की बात करें। सबसे पहले किसकी बात करें तो बूंदी के इतिहास की बात करते हैं। अब देखो यहां से हम बात करें, सबसे पहले अपना जिला आता कहां पर, इस बूंदी को देखते हैं, फिर इसके कुछ इतिहास की बात करेंगे। समझना एक बातों को अच्छे से। ये जो बूंदी आता है मेरे दोस्तों, ये अपना जिला आता है बूंदी, ये यहां पर आता है बूंदी। ये जो मैप आ गया इस प्रकार से, जिसको मैंने ब्लैक आउटलाइन की है, इस जिले का नाम क्या है भाई? बूंदी आता है। अब यदि हम बात करें सबसे पहले किसकी बात करें, इसके परिवहन कोड की बात करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। सबसे पहले आता है इसका परिवहन कोड। और बूंदी का जो परिवहन कोड आता है मेरे दोस्तों वो आता है RJ08। क्या आता है बूंदी का परिवहन कोड? RJ08। उसके बाद यदि हम यहां पे शुभंकर की बात करें, क्योंकि हर एक जिले का एक शुभंकर है, और शुभंकर क्या आता है? सुरखाव। इसका शुभंकर क्या है भाई? इसका शुभंकर आता है मेरे दोस्तों सुरखाव आता है। अब इस बूंदी के थोड़े से इतिहास की बात करें, और वो इतिहास क्या आता है यदि हम बात करें तो ये कहा जाता है कि इस बूंदी की जो स्थापना है, इसकी स्थापना वर्ष 1342 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1342 के अंदर बूंदी की स्थापना मानी जाती है। हाँ जी मेरे दोस्तों, 1342 में इसकी स्थापना मानी जाती है। किसके द्वारा? तो स्थापना मानी जाती है देवहाड़ा के द्वारा। किसके द्वारा भाई? देवहाड़ा के द्वारा मानी जाती है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जाता है कि इसका जो वास्तविक संस्थापक की बात करें, यदि हम इसके वास्तविक संस्थापक की बात करें कि वास्तविक संस्थापक कौन आता है, तो इसका वास्तविक संस्थापक की बात करें तो ये आ जाता है मेरे दोस्तों दुर्जन हाड़ा। क्या नाम आता है? दुर्जन हाड़ा का नाम आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना कि बूंदी की स्थापना 1342 में हुई थी। किसके द्वारा? देवहाड़ा के द्वारा। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक किसको मानता है? तो दुर्जन हाड़ा को माना जाता है। और सुरजन हाड़ा की बात करें, दुर्जन नहीं सुरजन हाड़ा। और सुरजन हाड़ा के ऊपर एक पुस्तक भी आती है, तो सुरजन हाड़ा को इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अगली चीज देखो, ये जो बूंदी आती है, यदि इस बूंदी के नाम की बात करें तो इसका जो नाम है मेरे दोस्तों ये बूंदा मीणा के नाम पर
पड़ता है। किसके नाम पर? बूंदा मीना जो शासक था इसके नाम पर इसका नामांकन होता है। और ये नामांकन क्या हो गया? तो ये नामांकन हो गया भाई बूंदी। अगली चीज देखो, अब इसका थोड़ा सा और हम बात करें तो ये जो बूंदी है मेरे दोस्तों समझना, इसके साथ यदि हम बात करें तो इसका राजस्थान में एकीकरण कब हुआ? इसका राजस्थान में विलय की बात करें, क्योंकि बूंदी जो है आजादी से पहले रियासतें हुआ करती थी और उनमें एक रियासत कौन सी आती थी भाई? बूंदी रियासत आती थी। उस बूंदी रियासत की बात करें तो बूंदी रियासत राजस्थान में शामिल कब होती है? तो कब होती है ये? 25 मार्च को। 25 मार्च 1948 को। उस दिन क्या आता है? दूसरा जो चरण आता है मेरे दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का। 25 मार्च 1948 को बात करें तो उसको यहां पर ये राजस्थान के एकीकरण में शामिल होता है 25 मार्च 1948 को। और उसके बाद में इसे जिला मनाया जाता है मेरे दोस्तों, इसे जिला घोषित किया जाता है। जिला कब घोषित किया जाता है? तो 24 जून 1948 को। 24 जून 1948 को इसे जिला घोषित किया जाता है। इसीलिए जो अपन पढ़ते हैं ना बूंदी महोत्सव, किसकी बात करते हैं? बूंदी महोत्सव। तो इस 24 जून को क्या मनाया जाता है? बूंदी महोत्सव मनाया जाता है। और ये बूंदी महोत्सव इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि 24 जून को इस बूंदी को जिले के रूप में घोषित किया गया था। तो बूंदी की बात करें भाई, यहां से सबसे पहली चीज का परिवहन कोड आता है। आपको मेरे दोस्तों फटाफट से इसको शेयर करना है। आज कम से कम 6000 का टारगेट मैं लेके आया हूं और आप लोगों के लिए बस इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, बस 2 मिनट का ही तो काम है। देखते हैं कितने सारे बच्चे जो है गुरुजी के प्रति प्यार और स्नेह को दर्शाते हैं, उत्कृष्ट क्लासेस के प्रति प्यार और स्नेह को दर्शाते हैं। देखते हैं कितने सारे बच्चे इसको शेयर करते हैं। देखो यहां से क्लास बड़ी शानदार होने वाली है ना। और ये जो क्लास है आने वाली जो पटवार की भर्ती है और रीट की भर्ती है मेरे दोस्तों, वो आप समझ गए बात को। कहां की मेहंदी लाने वाली है? सोजत की मेहंदी लाने वाली है। और उस सोजत की मेहंदी में कहीं ना कहीं मेरा भी हाथ होगा, पक्की बात है। जब आएगी ना तो याद करोगे गुरुजी को भी। अब देखो बूंदी की बात करें, परिवहन कोड RJ08 आता है। इसका शुभंकर क्या है? सुरखाव आता है। अगली चीज मेरे दोस्तों यहां से सुरखाव की बात करें, सुरखाव दूसरा। अब ये जो बूंदी आती है, इस बूंदी की स्थापना जो है ये 1342 में हुई थी देवहाड़ा के द्वारा। लेकिन इसका वास्तविक जो संस्थापक है किसे माना जाता है? सुरजनहाड़ा को माना जाता है। फिर ये जो बूंदी है इसका नामांकन जो पड़ा था ये बूंदा मीना के नाम पे पड़ा था। और ये सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई है, चाहे कॉलेज लेक्चरर में हो, चाहे सेकंड ग्रेड में हो, चाहे रीट में हो। क्या पूछा गया कि बूंदी रियासत का राजस्थान के एकीकरण में विलय कब हुआ था? तो 28 मार्च 1948 को दूसरे चरण में इसका विलय हो गया था। और याद रखना मेरे दोस्तों 24 जून 1948 को इसे क्या घोषित कर दिया गया था? जिला। इसीलिए प्रति वर्ष 24 जून को बूंदी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना, 1342 भाई आपको ध्यान में रखनी है। ये हो गए यहां से। चलो उसके बाद आगे बढ़ें। उसके बाद यदि हम इस बूंदी से संबंधित कुछ और बातें करें तो जैसे इसके उपनामों की बात करेंगे, कुछ इसके भौतिक स्थानों की बात करेंगे, कुछ भौतिक भौगोलिक स्थानों की बात करेंगे। अब यदि हम बात करें इस बूंदी के उपनामों की बात करें कि भाई इसका उपनाम क्या आता है, तो मेरे दोस्तों इसे कहा जाता है छोटी काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे द्वितीय काशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे बावड़ियों का शहर, इसे क्या कहा जाता है भाई? बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? बावड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। एक इसे राजस्थान की काशी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की काशी के नाम से भी जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम आता है वो नाम क्या आता है भाई? इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों वृंदावती। क्या बोलते हैं इसे? वृंदावती कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? वृंदावती। और ये वृंदावती जो है ये राणा कुंभा ने कहा था। किसने कहा? राणा कुंभा ने कहा था भाई। और किसमें कहा था? तो रसिक प्रिया के अंदर कहा था। किसमें? रसिक प्रिया के अंदर। याद रखना रसिक प्रिया जो है, इस रसिक प्रिया के अंदर राणा कुंभा ने इसे क्या कहा था? वृंदावती भी कहा था। तो पूछा जाए इसे वृंदावती कब किसने कहा? तो राणा कुंभा ने कहा। और किसके अंदर कहा भाई? तो ये कहा था मेरे दोस्तों रसिक प्रिया के अंदर। अब यहां से ये तो हो गया अपनी बूंदी का ही तो मानचित्र है, ये अपना हो गया बूंदी की बात करें। अब यदि हम बात करें इसके भौतिक स्थानों की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसका भौतिक प्रदेश कौन सा आता है?
अब अगली चीज आ जाती है भौतिक प्रदेश कि ये जो बूंदी है ये कौन से भौतिक प्रदेश के अधीन आती है, तो ये आती है मेरे दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार के अधीन आती है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा आता है जिसका निर्माण ज्वालामुखी प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। तो यहां पर मिट्टी भी कैसी पाई जाती है, यहां पर भी काली मिट्टी पाई जाती है। फटाफट से भाई शेयर करना है, शेयर करना इसको भाई, ठीक है। तो यहां पर काली मिट्टी पाई जाती है। तो अगली चीज क्या हो जाएगी, मिट्टी की बात करें कि इस बूंदी में मिट्टी कैसी है, तो इस क्षेत्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद यदि हम बात करें यहां पर वर्षा की बात करें तो सामान्यतः यहां पर लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर इस क्षेत्र में बारिश होती है। कितनी बारिश, लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर यहां पर बारिश होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, यदि हम बात करें इसकी सीमा रेखा की, इसकी बात करें इसकी सीमा रेखा की बात करें कि बूंदी की जो सीमा है वो कौन कौन से जिलों के साथ लगती है, तो यदि हम बात करें मेरे दोस्तों इसकी सीमा एक तरफ तो लगती है भाई टोंक के साथ। किसके साथ लगती है, टोंक के साथ। फिर यदि हम बात करें मेरे दोस्तों एक इसकी सीमा लगती है भीलवाड़ा के साथ। किसके साथ आ जाएगी, भीलवाड़ा। उसके बाद मेरे दोस्तों हम बात करें इसकी सीमा लगती है चित्तौड़गढ़ के साथ। किसके साथ लगती है, चित्तौड़गढ़ के साथ इसकी सीमा लगती है। और एक नाम आ जाएगा भाई कोटा, एक नाम क्या आ जाएगा, कोटा के साथ इसकी सीमा लगती है। तो टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा के साथ इसकी सीमा लगती है। महेंद्र जाट भाई राम राम। अरे छोरो महेंद्र जाट जो कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करे, पर्सन लिखा होगा, जवाब दिया करो बेटा, काम वाली चीज है, ठीक है। हाँ भाई महेंद्र जाट राम राम, सभी को राम राम भाई, सभी को राम राम। न नाराज आप किसी को नहीं हुआ है ना, बस आप लोगों को जरूरत है तो फटाफट से इसको शेयर करने की। देखते हैं कितने सारे बच्चे हैं, देखो 4000 के पास तो पहुंच गए और 6000 का कम से कम रिकॉर्ड आपको आज बनाना है। और 6000 का रिकॉर्ड आपके लिए कितना सही आपको पता है, आपका बस 5 मिनट का जो प्यार है ना वो 6000 पे पहुंचा देगा इसको, ठीक है। हाँ जी, एक बच्चा कह रहा था जायसवाल जी कह रहे सर मैं बूंदी से हूं, तो बेटा आज आपकी जो बूंदी है वो बूंदी को हम लोग सभी बच्चों के साथ आए। देखते हैं जायसवाल जी हमारे स्वागत करते हैं कि नहीं करते। देखो परिवार आज कहां पहुंच गया, आज बूंदी आ रहा है मेरे दोस्तों बिना किसी टिकट के, है ना भाई। ये कहें कि भाई ऑनलाइन बूंदी घूम रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना भाई, इसे छोटी काशी, राजस्थान की काशी, द्वितीय काशी और बावड़ियों का शहर कहा जाता है। इसे वृंदावती राणा कुंभा ने रसिक प्रिया के अंदर कहा था। इसका भौतिक दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग का हिस्सा आता है। काली मिट्टी यहां पर पाई जाती है। 90 से 100 सेंटीमीटर यहां पर बारिश होती है। और इसकी सीमा तो टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा के साथ इसकी सीमा लगती है। तो मेरे दोस्तों ये आगे यहां पर, उसके बाद आगे बढ़े। अगली चीज देखो, यहां से अगला इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो क्या आता है, थोड़ा सा यहां पर हम नदियों की बात करेंगे और कुछ यहां पर पहाड़ियों की बात करते हैं। अब देखो यहां पर अपन बात करें, सबसे पहले किसकी बात करें, पहाड़ियों की। समझना इस लाइन को, पहाड़ियों की बात करते हैं और कुछ दर्रे यहां पर आ जाएंगे। अब इस बूंदी के अंदर मेरे दोस्तों ये जो पूरा क्षेत्र है, यहां से देखो बारा, बूंदी, कोटा, झालावाड़ होते हुए इस प्रकार से पहाड़ियां आती हैं। और ये जो पहाड़ियां हैं इनको कहा जाता है अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। क्या बोलते हैं इनको, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां। और इनमें से जो पहाड़ियां बूंदी में हैं उनको कह दिया जाता है बूंदी की पहाड़ी। उनको क्या कहते हैं, बूंदी की पहाड़ी कहा जाता है। एक चीज तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये पहाड़ियां कैसी हैं, अर्धचंद्राकार है। सर बूंदी कब आओगे बेटा, मीना जी जिस दिन आप बुलाओगे ना उस दिन बूंदी आ जाएंगे। देखो हो गए ना 4000 से कम, 4200 हो गए। मैंने कहा ना 3800 थे और एक बार कहा तो 400 बढ़े, तो 6000 आपके लिए कुछ भी नहीं है। फटाफट से शेयर कर दो भाई। अब ये जो बूंदी की पहाड़ियां हैं यही तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्या इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है इस बूंदी की पहाड़ियों में 4 प्रमुख दर्रे आते हैं। इस बूंदी की पहाड़ियों में 4 प्रमुख दर्रे आते हैं। कौन कौन से दर्रे आते हैं, जैसे एक दर्रा आ जाता है लाखेरी दर्रा। एक दर्रा कौन सा है भाई, लाखेरी दर्रा। ये भी इस बूंदी की पहाड़ियों के अंदर आता है। और दर्रे कौन से आ जाते हैं, एक आ जाता है भाई जैतवास दर्रा। एक आता है मेरे दोस्तों जैतवास दर्रा। हाँ जी, जैतवास दर्रा। ये पूछे जाए ना कहां पर है, तो बूंदी की पहाड़ियों में है। और दर्रा कौन सा आता है, खटगढ़ का दर्रा आ जाता है। कौन सा दर्रा, खटगढ़ का दर्रा। तो रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा आ जाता है भाई। एक आता है रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा आ जाता है, खटगढ़ दर्रा आ जाता है। और एक दर्रे की बात करें तो दूसरा, अगला चौथा जो दर्रा आता है, ये दर्रा कौन सा आ गया, बूंदी दर्रा। ये कौन सा है, बूंदी दर्रा आता है मेरे दोस्तों। तो इस प्रकार से 4 दर्रे यहां पर आते हैं। मैंने कहा ना बूंदी की नाल थी, यहां पर बताया था कई बार आपको मैंने, यहां पर बूंदी की नाल बताई थी। तो ये जो बूंदी दर्रा है, समझना यहां से, ये जो बूंदी दर्रा है मेरे दोस्तों, इस बूंदी दर्रे की बात करें,
यहीं पर इसी बूंदी के दर्रे के अंदर ही कौन से शहर की स्थापना की गई, यहीं पर शहर आता जिसका नाम है बूंदी शहर। और इसी बूंदी दर्रे को रोक करके यहां पर एक झील बनाएगी जिसका नाम क्या आता है, कनक सागर झील, जिसका नाम क्या आता है, कनक सागर झील आता है। और ये जो लाखेरी है, इस लाखेरी का आपको पता होगा यहां पर क्या था, लाखेरी के अंदर राजस्थान की पहली सीमेंट इकाई आती है। यहां पर राजस्थान की क्या आती है, पहली सीमेंट इकाई आती है। तो 4 दर्रे आते हैं, लाखेरी दर्रा, जैतवास दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा और बूंदी दर्रा यहां पर आते हैं। सब की सब कहां पर है, बूंदी की पहाड़ियों के अंदर हैं। खटगढ़ महादेव जी हैं भाई, इसी खटगढ़ महादेव जो मंदिर है ना, खटगढ़ महादेव जी, वो इसी दर्रे के पास आते हैं। हो गया इतनी सी कहानी। उसके बाद देखो हम कुछ चर्चा कर लेते हैं, यहां पर नदियों की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, नदियों की बात करें तो यहां पर मेरे दोस्तों एक नदी तो आती है चंबल नदी, बहुत बार चर्चा कर चुके हैं चंबल नदी। बस याद रखना ये जो चंबल नदी है इस कोटा और बूंदी की सीमा का निर्धारण करती है, कोटा और बूंदी की सीमा का निर्धारण करती है। सर जी मोटा लिखो, आंख खराब होगी। अरे बेटा ई भी आंख खराब हुआ, कहां पार पड़सी देखनाड़ा आऊंगा, देखेंगे छोरा का चश्मा चढ़ रही है कि छोरी का चश्मा चढ़ रही है, जना रिजेक्ट कर देगा बावड़ा, चश्मा नहीं चढ़ानी है, मैं लिख दूंगा बड़ो, चिंता मत करो, बड़ा के मोटा मोटा लिख देंगे, लेकिन तारा आंख चश्मा चढ़ा, मेरा दुख हुआ। आ जाओ भाई। तो एक तो चंबल नदी यहां पर आ जाती है मेरे दोस्तों, और यहां पर कौन सी आ जाती है मेरे दोस्तों, एक आ जाती है यहां पर कुर्राल नदी, एक यहां पर कौन सी आती है, कुर्राल नदी आ जाती है भाई। एक यहां पर कौन सी आती है, मांगली नदी, कौन सी आती है मेरे दोस्तों, मांगली नदी। हाँ जी भाई, एक यहां पर कौन सी नदी आ गई, मांगली, कुराल आ गई मेरे दोस्तों, मांगली नदी आ गई। इस मांगली नदी पर याद रखना क्या है, इस मांगली नदी पर भीमलत झरना, इस पर क्या आता है भाई, इसके ऊपर आता है भीमलत, मेरे दोस्तों इस पर क्या आता है, भीमलत जलप्रपात। किसकी बात करते हैं, भीमलत जलप्रपात, भीमलत जलप्रपात। ये पूछा हुआ है कि भीमलत जलप्रपात है कहां पर, तो किसको पढ़ रहे हैं, बूंदी को। तो भीमलत जलप्रपात कहां पर है, बूंदी के अंदर है। और किस नदी पर है, मांगली नदी पर। और इस मांगली नदी की मेरे दोस्तों एक सहायक नदी और आती है, इसकी सहायक नदी और आती है जिसका नाम क्या आता है, अरे घोड़ा पछाड़ नदी। कौन सी नदी है, घोड़ा पछाड़ नदी। बस इतना सा ध्यान में रखना। तो इस बूंदी की भौतिक स्थिति की बात करें तो यहां पर मेरे दोस्तों पहाड़ियां हैं जिनको बूंदी की पहाड़ियां कहा जाता है, जिसके 4 दर्रे आते हैं, लाखेरी दर्रा, जैतवास दर्रा, रामगढ़ खटगढ़ का दर्रा और बूंदी दर्रा। और इसी बूंदी जो नाल थी, इनको नाल भी कह देते हैं। और यहीं पर मेरे दोस्तों बूंदी शहर की स्थापना की गई थी। अब इसके बाद यदि नदियों की बात करें, चंबल नदी आती है भाई, गोविंद वैष्णव जी 25 मार्च ही है ना, 25 मार्च ही है भाई। किसकी बात करें, 25 मार्च 1948 को आया था, दूसरा क्षण चिंता मत करो भाई, ठीक है। 25 मार्च 1948 को आया था, उसके बाद 24 जून 1948 को बूंदी को क्या बना दिया गया था, जिला बना दिया गया था, ठीक है। तो ये नदियां आती हैं, कुराल नदी पूछी जाती है, वो बार बार मांगली नदी पूछी जाती है, या तो पूछा जाता है भीमलत जलप्रपात भाई, और या पूछा जाता है, हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते, या पूछा जाता है घोड़ा पछाड़ किसकी सहायक नदी है, तो मांगली की सहायक नदी आती है। क्लियर। चलो इसके अलावा एक बच्चा कह रहा है सर इसे है ना, इसे पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती के पठार का मिलन भाग भी कहा जाता है। राइट, इधर तो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा आता है और इधर पठारी भाग का मिलन जो हिस्सा है वो बूंदी का क्षेत्र ही आता है। कहें कि बूंदी की जो पहाड़ियां हैं ये इसे अलग अलग करते हैं। कनक झील बूंदी में नहीं है भाई, कनक सागर झील कहां पर है भाई, कनक सागर झील दुगारी, तो दुगारी झील तो यही है, बूंदी में तो है मेरा बेटा, वो भी दुगारी कहां है भाई, दुगारी कहां की, बूंदी में तो है बस, तो यहीं पर दुगारी आती है, कनक सागर झील। अब ये हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब उसके बाद हम बात करेंगे मेरे दोस्तों यहां पर स्थित महत्वपूर्ण जो स्थान आते हैं, और देखना या हम बात करेंगे इस आज किसकी, बूंदी की। सबसे पहले यहां की कल्चर की बात करते हैं, और इस कल्चर की बात करें तो भाई स्वैग से स्वागत नहीं करोगे क्या, आ जाओ यहां से। कल्चर की बात करें तो ये आता है मेरे दोस्तों बूंदी के अंदर कजली तीज महोत्सव, और कजली तीज महोत्सव के ऊपर महिलाओं के द्वारा व्रत किया जाता है अपने पति की लंबी आयु के लिए, और जो अविवाहिता जो लड़कियां होती हैं वो अच्छे और सुंदर और सुशील जो वर होता है उसकी प्राप्ति के लिए यहां पर वर रखती हैं। तो यहां पर यदि हम बात करें सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाएगी कजली तीज महोत्सव। किसकी बात करते हैं भाई, कजली तीज महोत्सव। हाँ जी मेरे दोस्तों, सबसे पहले किसकी बात करें, कजली तीज महोत्सव। ये लो भाई, कजली तीज महोत्सव की बात करते हैं। और इस कजली तीज महोत्सव का आयोजन जो है ये कहां पर होता है, बूंदी के अंदर।
कहां पर होता है? बूंदी के अंदर होता है। यह भी याद रखना, इस कजली तीज महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा? तो यह याद रखना, यह जो आयोजन है यह राजस्थान पर्यटन जो विभाग है, इस राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा कजली तीज महोत्सव का आयोजन करवाया जाता है। हाँ, 84 खंभों की छतरियां भी यहीं पर हैं भाई। चलो उसके बाद देखो, एक यह आयोजन कब होता है मेरे दोस्तों? इसका आयोजन कब होता है? तो इसका आयोजन होता है भाद्रपद, इसका आयोजन भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। कब होता है? कृष्ण जो तृतीया है इस दिन इसका आयोजन किया जाता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि पहले जो तीज महोत्सव था वो जयपुर में आयोजित किया जाता था और बाद में यहां पर बूंदी के शासक के द्वारा उस तीज महोत्सव को यहां पर लेके आ गए और इसको क्या कहा जाता है? कजली तीज महोत्सव कहा जाता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको शेयर करना भाई, मजा पूरा आएगा, पक्की बात है, स्वाद पूरे आएंगे, है ना? हाँ जी। तो कजली तीज महोत्सव आयोजन कहां होता है? बूंदी के अंदर। और ये किसके द्वारा? तो राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। और यदि हम बात करें तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को इसका आयोजन किया जाता है। हाँ जी, कजली तीज महोत्सव की बात करें और तीज महोत्सव कहां का फेमस है? तो वो आ जाता है जयपुर का आ जाता है। उसके बाद देखो अगली चीज हम बात करें मेरे दोस्तों, अगला बीजासन माता का मंदिर और बीजासन माता का मेला। हाँ जी, आपको देखो दिखाई दे रहा है दरवाजा, श्री बीजासन माता कल्याण विकास समिति इंदरगढ़। तो यहां पर आ जाएगा मेरे दोस्तों, किसकी बात करेंगे? नाम आ जाएगा बीजासन। यह है बीजासन माता, बीजासन माता है भाई। और इस बीजासन माता का जो मंदिर है मेरे दोस्तों, ये मंदिर कहां पर है? तो ये मंदिर है इंदरगढ़ के अंदर। कहां पर है? इंदरगढ़ के अंदर। और ये इंदरगढ़ कहां पर है? बूंदी के अंदर। और यहां पर मेला भी लगता है। और ये मेला जो है मेरे दोस्तों, ये कब लगता है? तो मेला 3 बार लगता है। 3 बार कब कब लगता है भाई? एक तो आ जाएगा वैशाख पूर्णिमा को, एक तो कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को लगता है। एक लगता है भाई चैत्र नवरात्रा को। एक कब लगता है? चैत्र नवरात्रा को लगता है मेरे दोस्तों। और एक कब लगता है? तो अश्विन जो नवरात्रा आते हैं। एक कब आता है? तो अश्विन जो नवरात्रा आते हैं, अश्विन नवरात्रा, तब इस मेले का आयोजन किया जाता है। हाँ जी भाई। तो और इस इंदरगढ़ की बात कर तो ये भी ध्यान रखना है, यहां से इस इंदरगढ़ के अंदर मेरे दोस्तों यहां पर लोह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। यदि पूछा जाए कि बूंदी के अंदर लोह अयस्क का उत्पादन कहां होता है, तो ये इंदरगढ़ के अंदर होता है। तो इंदरगढ़ की बात करें तो सबसे पहले बीजासन माता के मंदिर की बात करें, कहां पर है? इंदरगढ़ के अंदर है। या पूछा जाए बीजासन माता का मेला कहां लगता है, तो इंदरगढ़ के अंदर लगता है। और कब कब लगता है भाई? कब कब लगता है इसकी बात करें? हाँ, छोटी काशी भी कहते हैं ना, हाँ, छोटी काशी, द्वितीय काशी, राजस्थान की काशी, सब कहा जाता है भाई। दूसरा यहां पर मेला वैशाख पूर्णिमा को लगता है, चैत्र नवरात्रा को लगता है। और कब लगता है? तो अश्विन जो नवरात्र है मेरे दोस्तों, तब ये मेला लगता है। देखो 4700 पहुंच गए हैं, 4700, सिर्फ 1300 तो बचे हैं। कितने भाई? सिर्फ 1300 बचे। और देखते हैं कितने सारे बच्चे हैं जो इसको शेयर करते हैं। मैंने कहा ना, आप लोगों से उम्मीद मुझे बहुत ज्यादा है और मेरी उम्मीदों पे आप खरा उतरोगे। मेरे जो प्यारे प्यारे जो जाट जमींदार के बच्चे हैं ना, जो जमींदारों के बच्चे हैं, कोई कहीं का बच्चा है, कोई कहीं का बच्चा, जो समोसा वाली क्लास, कोई ककड़ी मतेरे वाली क्लास, देखते हैं कितने सारे शेयर करते हैं। हाँ, इंदर का टिकट काटा रे भोला बालम। हाँ जी, क्या बात है, इंदरगढ़ को टिकट कटा रहे भोला बालम। ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर गाना आता है। और याद रखना मेरे दोस्तों, इंदरगढ़ की बात करें, ये जो है ना लोह अयस्क उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो इसका हाँ बेटा एक दिन पक्का पक्का अर्जुन यादव जी योजना भी करवा दूंगा। योजना जो है वो आपको स्टैटिक जीके का जो डो जाता है उसके साथ मिल जाएगा, चिंता मत करो। यहां से तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, बढ़े आगे। उसके बाद देखो आगे बढ़े तो अगला चीज आ जाती है मेरे दोस्तों, पांडवों द्वारा निर्मित प्राचीन भारत की अद्भुत वास्तुकला। और ये कहां पर है? केशोराय पाटन के अंदर। कहां पर है ये? केशोराय पाटन। हाँ जी, केशोराय पाटन की बात करें तो ये कहते हैं कि केशोराय पाटन का जो संबंध है ये पांडवों से आता है। और यहां पर मेरे दोस्तों याद रखना बहुत सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी। पहला तो यहां पर श्री केशवराय महाराज जी का मंदिर आता है और इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो देवस्व विभाग के द्वारा किया जाता है। एक देखना, जब इसका मंदिर पांडवों के साथ आता है ना तो अपने आप समझ जाओगे। यहां पर मेरे दोस्तों राम का मंदिर भी आता है। यहां पर किसका मंदिर आता है? राम का मंदिर। अरे पांडवों के साथ संबंध आता है तो यहां पर हनुमान जी का मंदिर भी आता है। यहां पर क्या है? हनुमान जी का मंदिर भी है। और यदि हम हनुमान जी की बात आ गई तो मेरे दोस्तों यहां पर अंजनी जो माता है, अंजनी माता का मंदिर भी है भाई। यहां पर क्या है?
अंजनी माता का मंदिर भी है। और देखो यहां से मेरे दोस्तों, तो यहां पर भाई जैन मंदिर भी है। यहां पर क्या है, जैन मंदिर भी आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये जो राम मंदिर, हनुमान मंदिर की बात करें मेरे दोस्तों, इनका निर्माण किसने करवाया था? यदि हम बात करें इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो नाम आ जाएगा शत्रुशाल का। किसका नाम आएगा? शत्रु जो साल था, इसके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। तो देखो कितनी सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। और कब करवाया, तो आप पढ़ सकते हो 16वीं शताब्दी में या 1601 के अंदर। तो देखो यहां से केशवराय पाटन की यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, ये जो केशवराय पाटन है, इसका संबंध जो है ये पांडवों के साथ माना जाता है। कहें कि इनका संबंध रामायण के साथ जोड़ा जाता है। जब रामायण के साथ जोड़ेंगे तो सीधी सी बात है, राम मंदिर होगा तो सो आप अपने आप याद हो जाएगा। यदि पांडवों के साथ जोड़ेंगे तो यहां पर हनुमान का मंदिर भी होगा। पांडवों के साथ जोड़ेंगे तो मेरे दोस्तों यहां पर अंजनी माता का मंदिर भी है। तो यहां पर क्या है, केशवराय जी महाराज जी का मंदिर भी है, जिनका सबका संचालन किसके द्वारा है? देवस्व विभाग के द्वारा है। तो अपने आप मेरे दोस्तों क्वेश्चन और आ गया। और इनका निर्माण किसके द्वारा, तो शत्रुशाल के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था वर्ष 1601 के अंदर। कब? 1601 के अंदर भाई। ठीक है, चलो बड़े। हाँ, नैतिक कुमार सिक्कर जी राइट कहा आपने, सही कहा भाई, सही जवाब आपका। तो ये आ गया क्या, केशवराय पाटन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब देखो आगे बढ़े भाई, अगली बात करें। अगला जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से और इंपॉर्टेंट है। लगभग 4800 पहुंच गए, सिर्फ 1200 बचे हैं। 4800 पहुंच गए, सिर्फ 1200 बचे हैं। शेयर कौन नहीं कर रहा है? पीएम साहब पूछो, शेयर कौन नहीं कर रहा? सबको शेयर करना है। अब अगली आ जाती है मेरे दोस्तों यहां पर 84 खंभों की छतरी। ये क्या आ जाती है? 84 खंभों की छतरी। हाँ भाई, यहां पर 84 खंभों की छतरी भी है। और ये 84 खंभों की छतरी जो है ये बूंदी में है। कहां पर? तो एक गांव आता है जिसका नाम आता है देवपुरा गांव। कहां पर है ये? देवपुरा गांव के अंदर है 84 खंभों की छतरी। देखो यहां पर आप जब गिनोगे ना, ये खंभे दिख रहे होंगे आपको अच्छे से, खंभे ना, तो 84 खंभों की छतरी। और कहां पर है? देवपुरा गांव के अंदर है। सर आप बूंदी में कब आओगे भाई? जिस दिन सोजत की मेहंदी लानी हो ना, उस दिन बता देना, उस दिन आऊंगा। जिस भी बच्चे को बुलाना है, लेकिन उसी समय बुलाना जब आपके घर में सोजत की मेहंदी आने वाली हो। समझ गए बात को? तो 84 खंभों की छतरी कहां पर है? देवपुरा गांव के अंदर है। यदि इस खंभे छतरी की बात करें कि सर इस छतरी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, हाँ जी मेरे दोस्तों, तो इसके निर्माण की बात करें ना, तो इसका निर्माण किसके द्वारा? तो राजा अनिरुद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? राजा अनिरुद्ध के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भाई 84 खंभों की छतरी ऐसे तो नहीं बनती होंगी, किसी ना किसी के प्यार में तो बनाई होंगी। तो इन्होंने अपनी रानी जो थी धाबाई की बात करें, किसकी? धाबाई जो आती है मेरे दोस्तों, धाबाई जो जिसको क्या कहते हैं? धाबाई की याद में। किसको? धाबाई की याद में। हाँ जी भाई, धाबाई जो देवा की याद में बनाई थी। तो छतरियां ऐसे थोड़ी ना बनते हैं, किसी की याद में बनते हैं। तो राजा अनिरुद्ध ने धाबाई की याद में क्या बना दी? 84 खंभों की छतरियां बना दी। है किसी ने याद में, ये कहते हैं कि ताजमहल बना दिया। देखते हैं आप किसकी याद में क्या बनाते हो। अरे गुरुजी के बनाओ, रात में बाजरा का टूक लेके सोवा, है ना, जिस दिन लागा हूं दिन किम ना किम बनाओ, अभी तो मैं ही कौन बना बनाओ ना बनाओ के। तो याद रखना भाई, यहां पर 84 खंभों की छतरी आती है। कौन से गांव में? देवपुरा में। निर्माण किसने करवाया? राजा अनिरुद्ध ने। और किसकी याद में? धाबाई की याद में इसका निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? तो ऐसा पूछा जाए तो जवाब हो जाएगा सर 1683 के अंदर करवाया था। कब करवाया था? 1683 के अंदर इसका निर्माण करवाया था। हो गया याद? तो धाबाई की छतरी कहां पर है? इसे पूछा जाए धाबाई की छतरी कहां पर है? बूंदी के अंदर देवपुरा गांव में। कितने खंभों की? 84 खंभों की छतरी है। अनिरुद्ध के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भाई 39 हो गए, अब तो बचे कितने हैं? 100। 5000 को तो प्रोस करने में कितने बचे हैं? सिर्फ 100 बचे हैं। देखते हैं कितने कराते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे बढ़े भाई, अगली चीज देखो यहां से। अब मैंने जब कहा कि बूंदी है क्या? बावड़ियों का शहर। क्या कहते हैं बूंदी को? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। सर गुरुजी आजकल प्यार में खाडो को नहीं खुद है। खाडो तो मेरा भाई लोग खोद देंगे, चिंता है मत करो, पढ़ लियो होगा ना, जने पार पड़ेगी। लोग तैयार बैठे, खाडो को ना पूरा को पूरा कुओं खोद दिया, तैयार पड़ा है, मोक को मिलो और दे आ लो, आ जाओ। हाँ जी भाई, हो गया लगभग 5000 तो हो गया। 6000 का टारगेट था, मैंने कहा ना 6000 का टारगेट है। देखते कितने सारे बच्चे हैं। अब देखो यहां से, जब मैंने कहा कि बूंदी क्या है? बूंदी बावड़ियों का शहर है भाई। बूंदी क्या है? बावड़ियों का शहर है। और बावड़ियों की बात करें तो मेरे दोस्तों यहां पर बावड़ी कौन सी आती है? रानी जी की बावड़ी। कौन सी बावड़ी आती है? रानी जी की बावड़ी। हाँ जी भाई, बावड़ियां तो रानी जी बना सकती हैं, अपने गरीब जमींदारों की बस कहां औकात है। बावड़ियां तो कौन बनाएंगी? रानी जी बनाएंगी। तो रानी जी की बावड़ी की, रानी जी की याद में राजा जी क्या बना देते थे? बावड़ियां बना देते थे। मेरे दोस्तों यहां पर कौन सी बावड़ी आती है? रानी जी की बावड़ी आती है। इसका
निर्माण किसने करवाया? तो भाई नाथावती ने। इसका निर्माण किसने करवाया? तो आपका जवाब हो जाएगा, इसका जो निर्माण है मेरे दोस्तों, ये नाथावती के द्वारा करवाया गया। नाथावती जी कौन थी भाई? तो राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। कौन थी? राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। हाँ जी, राजा अनिरुद्ध की पत्नी थी। इनके द्वारा, इस नाथावती जो थी मेरे दोस्तों, उनके द्वारा इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया गया। और यह कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ये जो बावड़ी है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। इसको क्या बोल, राजस्थान की क्या है? सबसे बड़ी बावड़ी है, या इसको कहा जाता है बावड़ियों का सिरमौर। क्या बोलते हैं इसको? बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है। क्या कहते हैं? बावड़ियों का सिरमौर। देखो यहां से, ये ऊपर का धरातल है, उसके बाद किस प्रकार से डिजाइनिंग है मेरे दोस्तों। और ये डिजाइनिंग जो है ना पूरी बावड़ी है। और किसके द्वारा? हाँ, 5060 हो गए भाई। धन्यवाद आप सभी को। आज मैंने सोचा था वो पूरा होता आ रहा है, जो दिल में बड़ी खुशी होती है। और आज 5060 हो गए। आप लोगों का प्यार और स्नेह देकर, और 6000 की सोच कहकर मुझे उम्मीद है आप लोग 6000 क्रॉस करवा दोगे। आप सभी को धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। 5000 हो गए हैं। अब देखते हैं आगे। तो मेरे दोस्तों, यहां पर यदि पूछा जाए कि रानी जी की बावड़ी कहां पर है? बूंदी में। निर्माण किसके द्वारा? नाथावती के द्वारा। कौन थी नाथावती? तो जो राजा अनिरुद्ध था मेरे दोस्तों, उनकी पत्नी थी, उनके द्वारा करवाया गया। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है। और क्या कहा जाता है इसे? बावड़ियों का सिरमौर के नाम से जाना जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अगला जो होगा ना, अगला जो होगा, पक्की बात है अगली स्लाइड से एक क्वेश्चन 100% आएगा। सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कॉलेज लेक्चरर हो मेरे दोस्तों, कॉलेज लेक्चरर में यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं। रीट की बात करें, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगली जो स्लाइड है, पक्का एक क्वेश्चन यहां से तैयार है, टपकेगा 100% कह रहा हूं। छाप लेना ऐसे कैसे। और ये देखो भाई अगली स्लाइड, और क्या आ गया? तारागढ़ का दुर्ग। क्या है? तारागढ़ का दुर्ग। दो स्थानों पर है, बूंदी के अंदर और अजमेर के अंदर। किसकी बात करेंगे? बूंदी वाले की। तो ये आता है मेरे दोस्तों तारागढ़ का दुर्ग। क्या है ये? तारागढ़ का दुर्ग आता है। और कहां पर है? बूंदी के अंदर है। अब इसके बारे में समझना, सांस से रोक के पढ़ना, इसको पूरी कमर कस लो। यहां से क्या क्या चीजें आती हैं। पहली चीज, ये तो तारागढ़ का जो किला आता है मेरे दोस्तों, क्या कहा जाता है इसे? सुरंगों का किला कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? सुरंगों का किला कहा जाता है। पहली लाइन समझना, एक लाइन को, सुरंगों के किले के नाम से जाना जाता है। और क्या कहा जाता है? एक इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों राजस्थान का डरावना किला। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का डरावना किला। अरे डरावना किला है, इसकी भव्यता ऐसी है, इसीलिए तो रुडयार्ड किपलिंग जो था, उन्होंने कहा था कि इसका निर्माण जो मानवों ने नहीं किया, भूत प्रेतों के द्वारा करवाया गया था। तो मेरे दोस्तों यहां से याद रखना, बड़ा तगड़ा स्टेटमेंट आता है रुडयार्ड किपलिंग का। रुडयार्ड किपलिंग की बात करें तो रुडयार्ड किपलिंग ने क्या कहा? क्या कहा कि ये कहा कि इस दुर्ग का जो निर्माण है, इसका निर्माण जो है मानव के द्वारा नहीं, कहीं ना कहीं भूत प्रेतों ने किया है। भूत प्रेतों के द्वारा ये स्टेटमेंट पूछा गया कि रुडयार्ड किपलिंग ने किसके लिए कहा था कि इस दुर्ग का निर्माण जो है मानव ने नहीं, भूत प्रेतों ने करवाया। तो मेरे दोस्तों तारागढ़ दुर्ग कौन सा था? बूंदी का नाम आ जाता है। स्टेटमेंट पूछ लेते हैं कि किसके संबंध में आता है। ये हो गया भाई यहां से। और देखो यहां से क्या आ जाती है मेरे दोस्तों, और देखो इसी के अंदर बूंदी के अंदर मेरे दोस्तों एक आ जाती है गर्भ गुंजन। एक यहां पर क्या रखी है? गर्भ गुंजन तोप रखी है। क्या रखी है यहां पर? गर्भ गुंजन तोप। एक ही पढ़ा है, आज एक और बता देता हूं। एक तोप और देख लो भाई, महाबाला तोप। एक मेरे दोस्तों यहां पर एक तोप और है जिसका नाम आता है महाबाला तोप। यहां पर मेरे दोस्तों दो तोप रखी हैं, गर्भ गुंजन तोप और महाबाला तोप। अगली चीज तो उसके बाद देखना भाई, यहां से अगला ये जो तारागढ़ का दुर्ग आता है ना, इसको नकली बना करके, इसका नकली रूप बना करके क्या था मेरे दोस्तों? राणा लाखा की बात करें तो समझना है, बड़े शॉर्ट में लिखता हूं। राणा लाखा ने मिट्टी का महल बनाया था। क्या बनाया था? मिट्टी का महल बनाया। और मिट्टी का महल बनाकर क्या किया था? उसको मेरे दोस्तों विजय किया था। अब क्या हुआ था? राणा लाखा इसको जीत नहीं पाया था। अब उन्हें देखा कि जीत नहीं पाया तो करूं क्या? तो किसी ने सुझाव दिया कि तू मिट्टी का दुर्ग बना ले और इसको जीत ले। तो राणा लाखा के द्वारा मेरे दोस्तों क्या किया गया था? राणा लाखा के द्वारा इस मिट्टी का महल बनाया गया और उसके द्वारा इसको विजय प्राप्त की थी। और याद रखना मेरे दोस्तों, यहां से एक नाम और आता है कुंभकर्ण। याद रखना यहां से कुंभकर्ण, ये नाम पूछा हुआ है कॉलेज लेक्चरर में, कुंभकर्ण। और कौन था ये कुंभकर्ण? जो यहां पर शहीद हुआ था। शहीद क्यों? अरे मिट्टी का महल तो बना लिया, उसको जीतने जाएं तो रास्ते में बाधा हो तो मजा कुछ और है। आप लोग अपनी तैयारी करते हो, अपनी मंजिल की ओर जा रहे हो और बाधा नहीं आए तो मजा क्या हुआ? मेहनत का। तो मेहनत करो और बीच में मंजिलें आते तो मजा जो ना वो दुगना हो जाता है, और जब सफलता मिलती है तो मजा 4 गुना हो जाता है मेरे दोस्तों। तो यहां पर क्या हुआ? राणा लाखा ने मिट्टी का महल बनाकर इसको विजय किया।
लेकिन ये कहा कि भाई मैं जाऊंगा और मुझे कोई महल का रक्षा करने वाला नहीं मिलेगा, मजा नहीं आएगा, तो एक व्यक्ति को वहां खड़ा कर दिया कि भाई तू उस महल की रक्षा करेगा, और पहले उसको मारा। तो याद रखना, इस मिट्टी के महल को की रक्षा में शहीद कौन हुआ था? तो कुंभकर्ण इस मिट्टी के महल की रक्षा में शहीद हुआ था। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। आएंगे मेरे दोस्तों, वहां पर भी डाबी कांड पे भी आएंगे मेरे दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन पे भी आने वाले हैं, तो राणा लाखा का नाम आ जाता है। ठीक है, यहां से अब ये जो तारागढ़ का दुर्ग आता है मेरे दोस्तों, इसमें 3 महल बने हुए हैं। इसमें क्या बने हुए भाई? इसके अंदर मेरे दोस्तों 3 महल बने हुए हैं। देखने यहां पर इसमें क्या बने हुए? 3 महल आते हैं। कितने महल हैं? 3 महल। और 3 महल कौन कौन से हैं? तो एक तो आ जाता है अनिरुद्ध महल। इसके अंदर मेरे दोस्तों एक तो है अनिरुद्ध महल, इसके बारे में ज्यादा कोई डिटेल नहीं है, अनिरुद्ध महल आ जाता है। और यहां पर क्या जाता है? रतन दौलत खाना एक आ जाता है मेरे दोस्तों, यहां पर रतन दौलत खाना एक यहां पर आता है, रतन दौलत खाना का नाम आ जाता है। और पूछा जाए यहां पर क्या आता है भाई, तो एक हम बात करें, एक यहां पर आ जाता है मेरे दोस्तों क्या? चित्रशाला। एक यहां पर क्या आ जाती है? चित्रशाला। और इस चित्रशाला के ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उसके अंदर 3 महल है। तो और क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं आए हुए? तो याद रखना, तारागढ़ का दुर्ग कहां पर है? बूंदी में। क्या कहते हैं? सुरंगों का किला, राजस्थान का डरावना किला। रुडियार किपलिंग ने कहा था कि इसका निर्माण जो मानव ने नहीं, भूत प्रेतों ने करवाया था। यहां पर गर्भ गुंजन तोप और महाबाला तोप है, राणा लाखा के द्वारा मिट्टी का महल बनाकर इसको विजय प्राप्त किया। और उस दौरान कुंभकर्ण क्या हुआ था मेरे दोस्तों? शहीद हुआ था। 5200 हो गए हैं भाई, 800 बचे हैं 6000 में, सिर्फ 800 बचे हैं। देखते हैं कितने जोश के साथ आप लोग इसको शेयर करते हो। तो ये चीजें यहां पर आ जाती हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्वेश्चन पक्का यहां से टपकने वाला है मेरे दोस्तों। ठीक है, बस ये रतन दौलत खाना के साथ समझना, यहां से इसके साथ में समझना, यहां पर राज्याभिषेक किया जाता था। यहां पर क्या होता था? राज्याभिषेक किया जाता था। अर्थात इस बूंदी क्षेत्र में या बूंदी रियासत के जो राजा थे, उनको जब राजा बनाया जाता था तो उनका राज्याभिषेक कहां करते थे? इसी रतन दौलत खाना के अंदर करते थे। बस हो गया स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ जी भाई, हाँ आगे चलते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला देखो भाई, अगली चीज आ जाती है मेरे दोस्तों शिकार बुर्ज। ये क्या है? शिकार बुर्ज की बात करते हैं। ये क्या आ गया भाई? ये आ गया मेरे दोस्तों शिकार बुर्ज। ये है शिकार बुर्ज। शिकार बुर्ज का मतलब क्या हुआ कि भाई जब राजा फुर्सत में होते थे ना, तो यहां पर क्या करने आते थे? शिकार करने आते थे। इसके लिए क्या कहा गया? इसको शिकार बुर्ज कहा गया। और इस शिकार बुर्ज के पीछे देखो पहाड़ियां कौन सी हैं? पहाड़ियां हैं, इनको क्या कहा जाता है? बूंदी की पहाड़ियां। इसका मतलब ये कहां पर है? बूंदी की पहाड़ियों में है। ये कहां पर है भाई? बूंदी की पहाड़ियों के अंदर है। एक चीज तो ये, और दूसरा यदि इसके बारे में आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, वो क्या आ जाता है मेरे दोस्तों? यहां से एक आता है कि यहां पर हनुमान छतरी भी है। एक यहां पर क्या है भाई? यहां पर मेरे दोस्तों हनुमान छतरी भी है। और एक याद रखना, जो यहां के राजा थे उम्मेद सिंह, यहां के राजा कौन थे भाई? उम्मेद सिंह की बात करें तो उम्मेद सिंह जो थे, उन्होंने अपना राजपाट, उम्मेद सिंह की बात करें, वो यहां पर राजपाट देकर अपने अंतिम समय की बात करें तो अंतिम समय में यहीं पर उन्होंने जीवन यापन किया था। तो शिकार बुर्ज की बात करें, ये कहां पर है भाई? बूंदी की पहाड़ियां, इनको नाल की पहाड़ियां भी कह देते हैं, नाल है मेरे दोस्तों। और यहां पर उम्मेद सिंह जो थे, उन्होंने अपने राजा, अपने बेटे को पूरा राजपाट दे दिया था। कहा भाई तू संभाल, तेरा काम जाने, अब मैं तो जाके अंतिम समय पे कहां रहूंगा? तो भाई अंतिम समय पे यहीं बात रहेंगे भाई। सर 7000 की बोलोगे, रुकने का काम नहीं है सर। नहीं भारती मीणा, ऐसा नहीं कहूंगा। आज का रिकॉर्ड 6000 ही था। जिस दिन रिकॉर्ड 10,000 की सोचेंगे, फिर 10,000 की बात करेंगे। आज का कितना था? 6000 का था। भारती मीणा ऐसी बात नहीं है, चीटिंग करती है, चल झूठी बाउल्टी। हाँ आ जाओ, बढ़े आगे यहां से बाउली बच्ची। अब देखो आगे चलते हैं, यहां से अगली बात करते हैं मेरे दोस्तों। शिकार बुर्ज हो गया। अब यहां से आ जाता है, ये क्या जाता है मेरे दोस्तों? दिखने में आपको संग्रहालय लग रहा होगा, तो ये क्या है भाई? यहां से मोती महल संग्रहालय। ये क्या है मेरे दोस्तों? मोती महल संग्रहालय। ये क्या है? मोती महल संग्रहालय। तो ये भी याद रखना कि संग्रहालय, कि मोती महल संग्रहालय, ये भी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। ये भी कहां पर है? बूंदी के अंदर है। और इसकी बात करें तो याद रहे, राजा बहादुर सिंह मेमोरियल, इसी की बात करें तो राजा बहादुर सिंह मेमोरियल
म्यूजियम भी कहा जाता है, मेमोरियल म्यूजियम भी कहा जाता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि मोती महल संग्रहालय कहां पर है, बूंदी के अंदर है मेरे दोस्तों। ठीक है, चलो बढ़े यहां से आगे। इसे राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम भी कहा जाता है। पक्का पक्का हो गया भाई, टेक्निकल टीम ने बता दिया बच्चों, चिंता मत करो, पेन की बात बता दी। चलो ठीक है, हाँ जी हो गए यहां से। तो मोती महल संग्रहालय कहां पर है, बूंदी के अंदर है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्लास स्लाइड की बात करें। ये देखो यहां से भाई केसर बाग, ये क्या आ गया यहां पर, केसर बाग। हाँ जी मेरे दोस्तों, केसर बाग। और यहां पर क्या था, तो याद रखना, इस केसर बाग की बात करें, यहां पर था क्या। यदि हम बात करें तो भाई यहां पर जो बूंदी के जो राजा थे, यहां के जो राजा थे मेरे दोस्तों, उन राजाओं का यहां पर क्या था, समाधि स्थल था। बूंदी के जो राजा थे, उन राजाओं का यहां पर क्या था, समाधि स्थल था। इस समाधि स्थल को क्या कहा गया है, केसर बाग कहा गया है। क्या कहा गया है, केसर बाग कहा गया है। और इस केसर बाग के बारे में एक कहा जाता है कि यहां के जो राजा थे शत्रुसाल, कौन थे भाई, शत्रुसाल। बड़े इंपॉर्टेंट चीज है समझना यहां से, शत्रुसाल। जब शत्रुसाल का निधन हुआ था ना, तो इसके निधन होने पर यहां पर 64 रानियों ने, कितनी रानियों ने, 64 रानियों ने आहुति दी थी, रानियों ने आहुति दी। हाँ जी मेरे दोस्तों, याद रखना। तो पूछा जाए कि भाई किस राजा की मृत्यु होने पर 64 रानियों ने आहुति दी, अरे आठे तो कितना ही मर लो, कोई रानी आहुति कौन दे, है ना। चिंता मत करो, नौकरी लग गया पहला, कोई आहुति कौन दे भाई। चलो बढ़े। अब देखो यहां से, तो यदि हम बात करें केसर बाग की, कहां पर है, बूंदी में। राजाओं का समाधि स्थल आता है, ये राजाओं का समाधि स्थल है। और यहां पर शत्रुसाल की बात करें तो शत्रुसाल जो राजा थे मेरे दोस्तों, उनकी मृत्यु होने पर यहां पर 64 जो रानियां थी, उनके द्वारा यहां पर क्या दी गई, आहुतियां दी गई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा गया हुआ है कॉलेज लेक्चरर के अंदर, 64 रानियों के द्वारा आहुति जो है किस राजा के ऊपर दी गई थी, तो किसके ऊपर, शत्रुसाल के ऊपर दी गई थी। बढ़े आगे भाई। हाँ जी, उसके बाद आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अगली बात करें, देखो अब कहां घूमते हैं, हवा महल हो लिया, जल महल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जल महल। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हनुमानगढ़ से प्रणाम भाई, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जो आ जाए उनको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, जो पहले भी इस क्लास से जुड़े हुए थे उन सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बढ़े, देखो अब ये मेरे दोस्तों यहां पर हम बात करें, ये आ जाता सुख महल। ये क्या है, यहां पर सुख महल की बात करें। और ये जो सुख महल है, इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती के जल महल के रूप में जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे, हाड़ौती के जल महल के रूप में जाना जाता है। और यदि हम बात करें सुख महल, जब नाम ही सुख का है तो यहां पर आते होंगे तो किस लिए, सुख के लिए आते होंगे, मनोरंजन के लिए आते होंगे मेरे दोस्तों। तो सुख महल है ये। और इस सुख महल की बात करें तो इसका निर्माण जो है, किसके द्वारा किया, इसकी बात करें तो इसके निर्माण की बात करते हैं भाई। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो यदि हम निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों विष्णु सिंह ने। इसका निर्माण किसके द्वारा, विष्णु सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। एक चीज तो ये। अब दूसरा, इसका निर्माण यहां पर क्या है, एक झील है भाई, यहां पर क्या है, झील है। और कौन सी झील के अंदर करवाया, यदि हम बात करें तो मेरे दोस्तों झील कौन सी आ जाती है, तो जैत सागर झील। ये झील कौन सी है, जैत सागर झील है। तो जैत सागर झील के अंदर यहां के राजा विष्णु सिंह के द्वारा किसका निर्माण करवाया गया, सुख महल का निर्माण किया गया। सीधा पूछा जाता है सुख महल का निर्माण किसने करवाया, तो विष्णु सिंह ने करवाया। कौन सी झील के अंदर है, तो जैत सागर झील के अंदर आ जाती है। जैत सागर की तो था, ये जो यहां के राजा थे जैत सिंह, जो यहां के अंतिम जो मीना शासक थे मेरे दोस्तों, उनके नाम पे ऊपर झील बनी थी, उनके द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया। तो ये हो गया सुख महल राजा विष्णु सिंह के द्वारा। तो बढ़े आगे, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर बूंदी की बात करें, इस बूंदी में अभ्यारण्य कौन कौन से आ जाते हैं, इस बूंदी की बात करें तो यहां पर अभ्यारण्य कौन कौन से आ जाते हैं। तो पहले, सबसे पहले हम बात करें, यहां पर आता है मेरे दोस्तों रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। एक तो कौन सा आता है यहां पर, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। एक तो हो गया यहां पर रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की बात करें, और यह है कहां पर, बूंदी के अंदर है। इस रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य की एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि यहां पर बिना टाइगर परियोजना के, यहां पर बिना टाइगर प्रोजेक्ट के, यहां पर बिना टाइगर परियोजना के टाइगर विचरण करते हैं, या बाघ जो है घूमते हैं। बाघ जो है यहां पर मेरे दोस्तों क्या होते हैं, घूमते हैं। तो बिना टाइगर परियोजना की बाघ घूमने वाली परियोजना कौन सी है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आती है। और यदि हम बात करें तो सवाई माधोपुर का जो अभ्यारण्य है, वहां से जो टाइगर है वो यहां पर आकर के अपने प्रजनन की क्रिया करता था। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, बाघों का जच्चा घर। इसे क्या बोलते हैं, बाघों का जच्चा घर कहा जाता है। इसे बाघों का जच्चा घर भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक अभ्यारण्य कौन सा हो गया, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भाई।
और इसके बारे में कहा जाता है कि बिना टाइगर परियोजना के यहां पर बाघ दिखाई देते हैं और सवाई माधोपुर का जो रणथंभौर अभ्यारण्य है वहां के बाघ यहां पर आते हैं और वहां पर ये प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। इसलिए क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है बाघों का जच्चा घर। और एक यहां पर आ जाता है भाई कौन सा, कनक सागर। एक यहां पर कौन सा आता है, कनक सागर अभ्यारण्य की बात की जाती है। और इस कनक सागर अभ्यारण्य की बात करें तो मेरे दोस्तों याद रखना, ये जो कनक सागर अभ्यारण्य है इसके बारे में क्या आता है कि ये जो है ये राज्य का सबसे छोटा, ये क्या है भाई, राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र है। राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र, बस इतना अक्सर ध्यान में रखना है। निषेध क्षेत्र ये कौन सा है, कनक सागर। तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है, रामगढ़ विषधारी बाघों का जच्चा घर कहा जाता है और बिना टाइगर परियोजना के, और एक क्या याद रखना है भाई, कनक सागर राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध क्षेत्र आता है। हो गया बस, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ 5300 हो गए, कितने हो गए 5300, 700 तो बचे हैं, कर दो भाई। देखते हैं, चलो हो गए यहां से। अब आगे बढ़े यहां से, अगली चीज देखना, आपको हाड़ौती के गोवा घुमाता हूं। अभी अरे गर्मियों का मौसम था, सर्दियों का मौसम था, घूम लिया, गोवा जाने का मौका मिला ना मिला हो, लेकिन अब आपको हाड़ौती के गोवा पक्का घुमाने वाला हूं। और ये देखो हाड़ौती का गोवा, हाँ जी मेरे दोस्तों, ये आता कौन सा बांध आता है भाई, यहां पर वर्द बांध आता है। ये कौन सा बांध है, वर्द बांध। हाँ जी मेरे दोस्तों, कौन सा बांध है, वर्द बांध है। और इस वर्द बांध की बात करें ना तो ये यहां पर आता है वर्द बांध। और ये जो वर्द बांध है इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाड़ौती का गोवा। क्या बोलते हैं इसे, हाड़ौती का गोवा। और देख लो चाहे ऐसा कैसा सीन है, यहां पर गाड़ियां खड़ी हैं, आए हुए लोग हैं और देखो पूरा लहरों का आनंद लिया जा रहा है। तो हाड़ौती का गोवा किसे कहा जाता है भाई, वो कहा जाता है वर्द बांध को। तो यहां पर बांधों की बात करें मेरे दोस्तों, जैसे एक आ जाते हैं यहां पर, कौन कौन से बांध आ जाते हैं भाई, एक आ जाते हैं यहां पर गर्दड़ा बांध। कौन सा बांध है, गर्दड़ा बांध। और गर्दड़ा बांध से परियोजना भी निकाली गई है, तो जवाब हो जाएगा गर्दड़ा परियोजना कहां पर है, बूंदी के अंदर है भाई। दूसरा यदि हम बात करें और यहां पर कौन सा बांध आ जाता है, तो गुढ़ा बांध आ जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा, गुढ़ा बांध। और गुढ़ा बांध की बात करें, इसका यह आता है मेरे दोस्तों मेजा नदी पर। कौन सी नदी पर है, मेजा नदी पर। पूछा जाए कि गुढ़ा परियोजना कहां पर है, तो गुढ़ा परियोजना कहां पर है, बूंदी के अंदर है। और पूछा जाए भाई यहां पर और कौन सी परियोजनाएं आ जाती हैं, जैसे एक आ जाती है मेरे दोस्तों यहां पर चाकन बांध है। कौन सा बांध है, चाकन बांध। यदि एग्जाम में आ जाए चाकन परियोजना कहां पर है, तो ये भी बूंदी के अंदर है। ये भी कहां पर है भाई, बूंदी के अंदर है। बस चाकन बांध को याद रखना, ये बांध किससे बना है, मिट्टी से बांध है, मिट्टी से। ये बांध किससे बना है भाई, मिट्टी से बना हुआ बांध आता है। इसके अलावा और यदि हम बात करें यहां पर कौन कौन से बांध आ जाते हैं, जैसे एक नाम आ जाएगा यहां पर जैत सागर बांध या जैत सागर झील। यहां पर और यदि जल संग्रह की बात करें तो कौन सी झील आ गई, जैत सागर झील आ गई। एक कौन सी आ गई भाई, कनक सागर झील आ जाती है। कौन सी झील आ जाती है, कनक सागर झील आ जाती है। और कौन सी आ जाती है यहां पर, यदि एक बात करें हम नवल सागर झील, यहां पर कौन सी आती है, नवल सागर झील आ जाती है। और यदि हम बात करें तो एक इंद्राणी झील भी आती है यहां पर। कौन सी झील आती है, इंद्राणी झील भी आ जाती है यहां पर। इसके अलावा और यदि हम बात करें एक राम सागर भी आ जाती है। कौन सी, राम सागर झील। तो ये यहां पर आते हैं। तो पूछा जाए यहां से कि इस बूंदी क्षेत्र में तालाब पूछे या झील पूछे या यहां पर बांध पूछे, तो मेरे दोस्तों गर्दड़ा बांध यहां पर आता है, गुढ़ा बांध यहां पर आता है, मेजा बांध पर चाकन बांध आता है। और याद रखना मिट्टी से निर्मित बांध। पूछा जाए ये परियोजना भी है, गर्दड़ा परियोजना कहां पर है, बूंदी के अंदर है। गुढ़ा परियोजना कहां पर है, बूंदी के अंदर। और गर्दड़ा चाकन परियोजना कहां पर है मेरे दोस्तों, ये भी बूंदी के अंदर है। इसके अलावा यहां पर झीलें हैं, जैत सागर झील है, कनक सागर झील है, नवल सागर झील है, इंद्राणी झील है और राम सागर झील यहां पर आते हैं। और हाड़ौती का गोवा किसे कहा जाता है, स्टैटिक जीके को याद रखना भाई, वर्द या वर्दा जो बांध है मेरे दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, हाड़ौती का गोवा के नाम से जाना जाता है। तो बढ़े आगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। और अब जब हम बात कर रहे थे ना महाराजा उमेद सिंह की, किसकी, तारागढ़ के दुर्ग की, वहां पर चित्रशाला की बात की थी, तो अब किसकी बात करें, बूंदी की चित्रशाला। हाँ जी मेरे दोस्तों, अब किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात करें बूंदी चित्रशाला की। किसकी बात करें मेरे दोस्तों, बूंदी चित्रशाला की बात करें। और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आती है, पक्की बात है, यहां से क्वेश्चन आता है। जब हम कल्चर की बात करें ना, किसी कल्चर की बात करें, चित्रकला की बात करें, तो क्वेश्चन यहां से 100% लेके आ जाता है भाई, कोई बात नहीं। देखो हाँ, वर्द बांध नहीं, वर्दा बांध। हाँ भाई, कई जगह वर्द कई जगह वर्दा लिखा हुआ था, उसके लिए कंफ्यूज मत हो भाई, ठीक है। जैसलमेर पढ़ाएंगे भाई, अगला जैसलमेर का नंबर है, चिंता मत करो। अब देखो इस बूंदी चित्रशाला की बात करें, मैंने कहा ना कई जगह इसको वर्द और तो कई जगह इसको वर्दा भी, मैंने दोनों नाम लिख दिए भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखो बूंदी चित्रशाला की बात करें, छाप लेना इसको भी छाप लेना, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आएगा 100% कह रहा हूं आएगा। अब देखो किसकी बात करें, बूंदी चित्रशाला की बात करें, पहली चीज ये बूंदी चित्रशाला है कहां पर, तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। कहां पर है, तारागढ़ दुर्ग के अंदर है। एक चीज तो ये, अब इस बूंदी चित्रकला की कुछ विशेषताएं आती हैं, वो क्या आती हैं, तो जैसे एक तो हम बात करें कि इसमें क्या दर्शाया गया है, अंग्रेजी दंपत्ति को पियानो बजाते हुए। हाँ जी मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर में आया हुआ है कि किस चित्रकला के अंदर अंग्रेजी दंपत्ति को पियानो बजाते हुए दर्शाया गया है, तो ये कौन सा हो जाएगा भाई, बूंदी चित्रशाला। हाँ, जो हम बात करें मेरे दोस्तों, करौली वाला जो बांध है वो भी मिट्टी से निर्मित बांध है, ठीक है, सफेद पेंट, तो बेटा इसके अंदर सफेद ही दिखाई देगा, ये सफेद नहीं दिखाई दे रहा क्या भाई, हाँ, भित्ति चित्रों का सब ये दिखाई देना सफेद, बस तो ठीक है। आगे देखो उसके बाद और यहां पर क्या, इसके अंदर क्या आ जाता है मेरे दोस्तों, तो यहां पर एक आ जाता है कि सर्वाधिक, राजस्थान में किसी चित्रशाला की बात करें, चित्रकला की बात करें, तो सर्वाधिक जो है पक्षियों का चित्रण, सर्वाधिक पक्षियों का चित्रण किया गया, सर्वाधिक पक्षियों का चित्रण किया गया। जैसे चित्र, पक्षी चित्रशाला भी कहा जाता है, पक्षी चित्रण भी कहा जाता है। और यदि हम बात करें भाई, यहां पर क्या आता है, तो एक आता है नाचते हुए मोर, किसकी बात करें, नाचते हुए मोर को दर्शाया गया है। और यह क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया कि नाचते हुए मोर कौन सा आता है। इसके बाद और आ जाए भाई, मोर और सांप एक साथ, कि मोर और सांप जो है वो एक साथ कौन सी चित्रकला के अंदर है, तो बूंदी चित्रकला के अंदर आ जाते हैं मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना। और इस बूंदी चित्रकला की बात करें तो इसका स्वर्ण जो काल है मेरे दोस्तों, ये स्वर्ण काल किसका मानता है, यहां के राजा उम्मेद सिंह का जो समय था, किसका, उम्मेद सिंह का जो समय था, इसे इस चित्रकला का क्या माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है, स्वर्णिम काल माना जाता है। बस इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इस उम्मेद सिंह की बात करें तो याद रखना है मेरे दोस्तों, इसमें सूअर का जो है शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो बूंदी चित्रकला की बात करें तो बूंदी चित्रकला को कहां दर्शाया गया, बूंदी चित्रशाला के अंदर। और बूंदी चित्रशाला है कहां पर भाई, तो ये मेरे दोस्तों याद रखना तारागढ़ के दुर्ग के अंदर है। यहां पर इस बूंदी चित्रकला के अंदर अंग्रेजी दंपत्ति को पियानो बजाते दिखाया गया, सर्वाधिक पशु पक्षी जो है मेरे दोस्तों उनको यहां पर दिखाया गया है, नाचते हुए मोर को दिखाया गया, मोर और सांप को एक साथ दिखाया गया है। और महाराजा उम्मेद सिंह, इसका क्या था, स्वर्णिम काल था मेरे दोस्तों, और महाराजा उम्मेद सिंह को यहां पर सुअर का शिकार करते हुए दिखाया गया है। तो 100% क्वेश्चन आने वाला है, छाप लेना इसको। जो बूंदी वाले बच्चे हैं वो भी सोच रहे हैं सर बूंदी में इतने दिन कहां घूम के आए थे भाई, पिछले 7 दिन बूंदी तो घूम रहा था, ये सब चीजें बूंदी की तो कलेक्ट कर रहा था। हाँ, तो हो गया स्क्रीनशॉट। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, बढ़े आगे। अब देखो यहां पर अब कुछ प्रमुख व्यक्तियों की बात करते हैं। अब इस बूंदी के प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर दोस्तों नाम किसका आता है, सूर्यमल मिश्र जी का। यदि हम प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है सूर्यमल मिश्रण का। भाई किसका नाम आता है, सूर्यमल मिश्रण। और इनका संबंध भी किससे था, इनका संबंध भी मेरे दोस्तों बूंदी से आता है। कहां से आता है इनका संबंध, बूंदी से आता है। और क्या कहा जाता है इनको, राजस्थान का वेद व्यास। क्या बोलते हैं इनको, राजस्थान का वेद व्यास के नाम से जाना जाता है। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, ये जो थे ये मेरे दोस्तों बूंदी शासक राय सिंह, बूंदी के शासक थे जिनका नाम है राय सिंह के दरबारी कवि थे। बूंदी के शासक राय सिंह के क्या थे, दरबारी कवि। और देखो दिखाइए क्वेश्चन पूछा नहीं गया क्या कि सूर्यमल मिश्र जो है मेरे दोस्तों किसके शासन काल में, किसके दरबार में कवि थे, तो नाम क्या हो जाएगा भाई, राय सिंह जो शासक थे मेरे दोस्तों उनके दरबारी कवि थे। और इनकी रचनाओं की बात करें जैसे नाम आ जाएगा वंश भास्कर, एक नाम तो क्या आ जाएगा, वंश भास्कर था। और यदि हम बात करें भाई और कौन सी आ जाती हैं, तो एक नाम आपने पढ़ा होगा वीर सतसई, एक नाम क्या आता है, वीर सतसई का नाम आ जाता है। इसके अलावा जैसे एक रामेश्वर जाट, ऐसे तो मुख्य रूप से 2 नाम आते हैं, वंश भास्कर और वीर सतसई। और यदि हम बात करें मेरे दोस्तों इनके ऊपर 2 रुपए की टिकट जारी की गई थी। इनके ऊपर क्या है भाई, 2 रुपए की टिकट है। और कब जारी की गई थी, तो वर्ष 1990 के अंदर। कब, वर्ष 1990 के अंदर भाई। तो यह भी याद रखना, सूर्यमल मिश्र राजस्थान का वेद व्यास कहा जाता है, राय सिंह के दरबारी कवि थे, वंश भास्कर और वीर सतसई इनकी प्रमुख रचना थी। और वर्ष 1990 के अंदर मेरे दोस्तों इनके ऊपर 2 रुपए की डाक टिकट जारी की गई थी भाई। क्लियर है। चलो अब देखो यहां से और प्रमुख, यहां के प्रमुख व्यक्तियों की बात करें इस बूंदी के
यदि हम बात करें भाई और प्रमुख व्यक्ति कौन आते हैं तो देखना यहां से बूंदी के प्रमुख कवियों की बात करें तो एक तो नाम आता रेल वाले बाबा, कौन थे? किशनलाल सोनी। हाँ जी मेरे दोस्तों, किशनलाल सोनी की बात करें, किशनलाल सोनी का संबंध भी कहां से था? बूंदी से। क्या कहा जाता है? रेल वाले बाबा। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? रेल वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। एक नानक भील की बात करें, एक कौन आ जाता है भाई? नानक भील जो थे मेरे दोस्तों, नानक भील, ये भी कहां के थे? बूंदी के थे। आपको पता होगा एक डाबी कांड हुआ था। कौन सा कांड भाई? डाबी कांड हुआ था। और ये डाबी कांड की बात करें तो ये हुआ कब था? 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को डाबी कांड हुआ था। इसके अंदर झंडा गीत गाते हुए मेरे दोस्तों कौन शहीद हो गए थे? शहीद हो गए थे कौन? नानक भील शहीद हो गए थे। और यहां पर जब यहां पर डाबी के अंदर मेरे दोस्तों सम्मेलन हो रहा था, यहां पर लोग इकट्ठे हुए थे, तो यहां पर गोलियां चलाई गई थी। और गोलियां किसके द्वारा? तो ये मेरे दोस्तों जो नाम आ जाता है उसका नाम आता है इकराम हुसैन। किसका नाम आता है? इकराम हुसैन के द्वारा यहां पर क्या चलाई गई थी भाई? गोलियां चलाई गई थी। और यहां पर नानक भील के तो शहीद हुए थे, इनके साथ एक नाम और आता है और वो नाम क्या था? देवीलाल गुज्जर। वो नाम क्या आता है मेरे दोस्तों? देवीलाल गुज्जर। देवीलाल गुज्जर। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आप कहानी समझना। ये कई बार पूछा गया है कि भाई झंडा गीत गाते हुए शहीद कौन हो गए थे? तो नानक भील की बात करें मेरे दोस्तों, ये डाबी कांड के अंदर शहीद हुए थे। इस डाबी कांड में नानक भील और कौन शहीद हुआ था? देवीलाल गुज्जर। 2 अप्रैल 1923 की बात करें, झंडा गीत गाते हुए इकराम जो हुसैन था उनके द्वारा यहां पर गोलियां चलाई गई मेरे दोस्तों। बूंदी आंदोलन था उस दौरान यहां पर क्या हुए थे? ये नानक भील और देवीलाल गुज्जर शहीद हो गए थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं भाई, बढ़े आगे। हाँ जी भाई बढ़ते हैं, चलो। उसके बाद देखो यहां से और हम प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो एक दो व्यक्ति और बता देते हैं यहां से। एक मेरे दोस्तों आपको पता होगा राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र कौन सा आता है? सर्वहित। और इस सर्वहित का प्रकाशन कहां से होता था? बूंदी से। इसका प्रकाशन कहां से होता था भाई? बूंदी से इसका प्रकाशन होता था। और ये प्रकाशन कौन करता था? इसका प्रकाशन की बात करें तो ये प्रकाशन कौन करता था भाई? तो लज्जाराम। कौन आ जाते हैं? मेहता लज्जाराम। कौन आते हैं भाई? तो मेहता लज्जाराम। हाँ जी मेरे दोस्तों, मेहता लज्जाराम का नाम आता है। तो ये मेहता लज्जाराम का संबंध भी कहां से आता है? बूंदी से आता है। सर कांठल की धरा से प्रणाम भाई। विजय मीना जी आप सभी को प्रणाम प्रणाम भाई। कांठल की धरा से प्रणाम, ठीक है भाई। बूंदी 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 कांठल की हो गया भाई। गुरुजी इतने कैसे याद होते हैं आपको? माधुरी धैया सुबह शाम बुद्धि है ना, बादाम खाया को नहीं बचीड़ खाया हुआ है, थोड़ी सी खाली आ जाओ। तो सर्वहित की बात करें मेरे दोस्तों, इसका प्रकाशन कहां से होता था? बूंदी से। और प्रकाशन कौन करता था भाई? तो वो कौन करता था? मेहता लज्जाराम। और यहां पर कौन आता है? एक नाम और बता देता हूं यहां से, ऋषिदत्त मेहता। जब मेहता का नाम आ गया तो मेरे दोस्तों क्या नाम आता है? अरे ऋषिदत्त मेहता। हाँ जी मेरे दोस्तों, ऋषिदत्त मेहता। अरे सर ऋषिदत्त मेहता की बात करें, ये क्यों चर्चा में थे? तो आपको पता होगा ऋषिदत्त मेहता भाई चर्चा में क्यों था? इनके द्वारा बूंदी लोक राज्य परिषद, इनके द्वारा क्या किया गया था? बूंदी लोक राज्य परिषद की बात करें, लोक राज्य परिषद का क्या किया गया था भाई? गठन। हाँ जी, बूंदी लोक राज्य परिषद का गठन किसने किया था? तो जवाब हो जाएगा ऋषिदत्त मेहता के द्वारा गठन किया गया था। और सर पूछा जाए कब? तो वर्ष 1944 के अंदर। कब? वर्ष 1944 में ऋषिदत्त मेहता के द्वारा बूंदी लोक राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। हाँ भाई गुरुजी नोहर हनुमानगढ़ से प्रणाम भाई, प्रणाम। तो सर्वहित और याद रखना मेरे दोस्तों, बूंदी लोक राज्य परिषद का गठन कब हुआ? तो ये भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो भाई। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब देखो आगे बढ़े, अब हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब हम बात करें किसकी? कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं जो इस बूंदी के संदर्भ में आते हैं। जैसे हम बात करें कि भाई सबसे पहले सती प्रथा पर रोक, जैसे हम बात करें सबसे पहले सती प्रथा पर रोक जो है मेरे दोस्तों किसने लगाई थी? सती प्रथा पर रोक की बात करें, रोक, और ये किसके द्वारा लगाएगी? तो आपका जवाब क्या होगा? बूंदी रियासत के द्वारा। हाँ जी मेरे दोस्तों, किसके द्वारा? बूंदी रियासत के द्वारा सबसे पहले सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और कब लगाई गई थी? तो सर जवाब हो जाएगा 1822 के अंदर। एक याद रखना, राज्य में यदि हम बात करें मेरे दोस्तों किसकी प्रवेश की, जो अपन बात करें ना राजस्थान में, भारत के अंदर दक्षिणी भारत में कौन आ जाते हैं भाई? दक्षिणी भारत की बात करें मेरे दोस्तों, आपको पता होगा यहां से मराठे आते हैं। कौन? तो राज्य में मराठों का प्रवेश, राज्य में मराठों का जो प्रवेश है, ये प्रवेश भी कहां से हुआ था? इसी बूंदी रियासत से हुआ था। एक देखो यहां से, एक आ जाए यहां से, राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना, राज्य में
प्रथम सीमेंट कारखाना, हाँ जी मेरे दोस्तों, प्रथम सीमेंट कारखाना की बात करें, यह कहां स्थापित किया गया था? लाखेरी के अंदर। कहां पर? लाखेरी के अंदर। और याद रखना कौन सी कंपनी के द्वारा? तो नाम आता है क्लोक निक्सन जो कंपनी है, इसके द्वारा यहां पर पहला सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया। और यहां से बात करें भाई तो एक आ जाता है राज्य की तीसरी चीनी मिल। एक कौन सी आ जाती है भाई? राज्य की तीसरी चीनी मिल। राज्य की तीसरी चीनी मिल जो है, चीनी मिल की बात करें, यह कहां स्थापित की गई थी? केशोरायपाटन में। केशोरायपाटन की बात करें यहां पर 1965 के अंदर राज्य की तीसरी चीनी मिल की स्थापना की गई थी, लेकिन ये वर्तमान में क्या पड़ी है मेरे दोस्तों? बंद पड़ी है। तो याद रखना सबसे पहले सती प्रथा पर रोक किसके द्वारा लगाई गई? बूंदी रियासत के द्वारा 1822 में। और राज्य में मराठों का प्रवेश सबसे पहले किस रियासत से हुआ था मेरे दोस्तों? तो यह कहां से हुआ था? इसी बूंदी रियासत से हुआ था। उत्तराधिकारी के जो आपस के चक्कर में वहां पर लड़ाई हुई थी, इसी के चक्कर में। और यदि पूछा जाए कि राजस्थान में प्रथम सीमेंट कारखाना कहां पर? लाखेरी, बूंदी के अंदर, राजस्थान के अंदर। तीसरी जो चीनी इकाई की बात करें, चीनी मिल की बात करें, वो भी कहां पर थी? केशवरायपाटन मेरे दोस्तों, बूंदी के अंदर थी। वर्तमान में क्या पड़ी है? ये बंद पड़ी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं मेरे दोस्तों। अब इसके अलावा देखो यहां से और आगे बढ़े, एक जैसे यहां से मेरे दोस्तों आ जाए कि भाई बूंदी महोत्सव कब मनाया जाता है? एक आता है बूंदी महोत्सव की बात करें, ये बूंदी जो महोत्सव मेरे दोस्तों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 24 जून को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जून 1948 को बूंदी को क्या घोषित किया गया था? जिला घोषित किया गया था। उसके बाद यदि हम बात करें भाई कजली तीज महोत्सव, किसकी? कजली तीज महोत्सव की बात करें, और ये जो कजली तीज महोत्सव मेरे दोस्तों प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अगस्त माह के अंदर मनाया जाता है। और किसके द्वारा? तो राजस्थान जो पर्यटन विभाग है, इस राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा यहां पर कजली तीज महोत्सव का आयोजन किया जाता है। एक और देखो, इस बूंदी रियासत के अंदर भाई कुछ सिक्के चलते थे, एक दो नाम तो याद है। सिक्के कौन कौन से थे? रामशाही और चेहरे शाही। एक तो कौन से आते हैं? रामशाही और चेहरे शाही। एक आ जाता है मेरे दोस्तों चेहरे शाही, रामशाही और चेहरे शाही, यहां पर सिक्के आ जाते हैं। तो दो नाम ये भी याद थे। इसके अलावा यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, आपको पता होगा एक आता है खातौली का युद्ध। हाँ जी भाई, खातौली का युद्ध। याद रखना जब रियासत काल था, कहां जा रहे हो? जब रियासत काल था ना, तब खातौली कहां पर थी? बूंदी में। इस खातौली की बात करें तो मेरे दोस्तों याद रखना किसकी? रियासत की बात करें तो रियासत में कौन सी में पड़ता था? बूंदी के अंदर। लेकिन ये खातौली वर्तमान में कहां पर है? तो वर्तमान में आता है मेरे दोस्तों कोटा के अंदर। कब हुआ था? 1517 में। कब हुआ था भाई? खातौली का युद्ध 1517 में हुआ था। और किस किस के मध्य? तो यह हुआ था राणा सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। हाँ जी मेरे दोस्तों, इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। जीता कौन था? तो राणा सांगा। खातौली का युद्ध भी कब हुआ था? 1517 के अंदर। और ये याद रखना भाई, खातौली रियासत काल में कहां पर थी? बूंदी, क्योंकि जो कोटा है ये बूंदी, पहले कोटा रियासत नहीं था, बूंदी का भाग था। उसके बाद उसे कोटा को नई रियासत बनाया गया था। तो पहले ये कहां पर था? ये बूंदी के अंदर रियासत काल में। और वर्तमान में पूछा जाए तो भाई कहां पर है? तो वर्तमान में मेरे दोस्तों याद रखना कोटा के अंदर है। सर 1517 और 18 का नाम आ जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। एक देखो यहां से मेरे दोस्तों क्या आ जाता है, यहां से भाई एक आ जाता है जैसे बूंदी किसान आंदोलन। किसकी बात करें? तो बूंदी किसान आंदोलन। हाँ जी मेरे दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन की बात करते हैं। और ये जो बूंदी किसान आंदोलन था, इसका यदि हम बात करें भाई, इसमें लीडर कौन था? नेतृत्वकर्ता कौन था? नेतृत्वकर्ता। तो नेतृत्वकर्ता आ जाता है मेरे दोस्तों नैनाराम सूरी। क्या नाम था मेरा? नैनूराम शर्मा। क्या नाम आता है भाई? नैनूराम शर्मा जो है, इनके द्वारा इस बूंदी किसान आंदोलन का क्या किया गया था भाई? नेतृत्व किया गया था मेरे दोस्तों। याद रखना इसको एक नाम और आता है बरड़ किसान। इसको क्या कहते हैं? बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं। बरड़ किसान आंदोलन भी कहते हैं और आंदोलन भी कहते हैं। और इसी बूंदी किसान आंदोलन की बात करें, इसी दौरान क्या हुआ था? तो आपका जो डाबी कांड है, वो डाबी कांड जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, वो डाबी कांड कब हुआ था भाई? इसी की वजह से तो हुआ था, इसी की वजह से, इसी में हुआ था। तो मेरे दोस्तों याद रखना, यदि पूछा जाए कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा, और यदि बरड़ किसान आंदोलन का नेतृत्व भी करता कौन था? तो कौन था? नैनूराम शर्मा का नाम आ जाएगा। तो इसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। एक जब नाम आ गया बूंदी का, तो एक बता दूं यहां से बूंदी प्रजा मंडल की बात करते हैं। एक बूंदी जो प्रजा मंडल है मेरे दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1931 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा? तो कांतिलाल का नाम आ जाता है। किसका नाम आता है? कांतिलाल।
कांतिलाल के द्वारा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी भाई यहां से। और एक इंपॉर्टेंट आ जाता है रोक पेंटिंग की बात, बर्ड रोक पेंटिंग की बात करें कि भारत की या राजस्थान की प्रथम रोक बर्ड राइडर पेंटिंग जो है मेरे दोस्तों, पेंटिंग ये कहां से मिली है? तो ये मिली है गर्दड़ा से। ये कहां से? गर्दड़ा से मिली है। गर्दड़ा में एक नदी आती है जिसका नाम है छज्जा नदी के किनारे। किसके किनारे? छज्जा नदी के किनारे मेरे दोस्तों। आ जाए कि राजस्थान की प्रथम रोक बर्ड राइडर पेंटिंग कहां से मिली? क्वेश्चन आया हुआ है, राजस्थान की प्रथम रोक राइडर पेंटिंग कहां से मिली? तो गर्दड़ा बूंदी से मिली है। और याद रखना किस नदी के किनारे पे? छज्जा नदी के किनारे पर। और ये भी याद रखना ये जो गर्दड़ा के अंदर मिली है ना, इसे क्या दिया गया है? तो राष्ट्रीय महत्व का प्रथम, ये क्या था मेरे दोस्तों? ये था राष्ट्रीय महत्व का प्रथम स्मारक। राष्ट्रीय महत्व का प्रथम स्मारक। हाँ जी भाई, राष्ट्रीय महत्व का प्रथम स्मारक। पूरे भारत के अंदर राष्ट्रीय महत्व का जो प्रथम स्मारक था वो कौन सा था? तो गर्दड़ा का जो था, यहां पर रोक जो राइडिंग पेंटिंग थी मेरे दोस्तों, इसे दिया गया था। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये था मेरे दोस्तों आज का अपना बूंदी जिला दर्शन। और बिना टिकट और ऑनलाइन कहां पर घूम के आए? बूंदी की हमने ज्योग्राफिकल स्थिति की बात की, बूंदी के इतिहास की बात की, बूंदी के कल्चर की बात की, और बूंदी के जो महत्वपूर्ण स्थान आते हैं मेरे दोस्तों उन पे हम लोगों ने चर्चा की। धाकड़ साहब कह रहे सर खेल मंत्री अशोक चांद्रा जी हैं, वो भी बूंदी से संबंध रखते हैं। क्या बात है, वो अच्छी बात है भाई। चलो एक नया अपडेट और आ गया आप लोगों के लिए। तो ये थी अपनी क्लास और मुझे उम्मीद है अच्छी लगी होगी। तो एक बार कमेंट्स जरूर करना कि कैसी ये क्लास लगी है। वेट करूंगा आपके कमेंट्स के। सभी कमेंट्स पढ़ता हूं, मैं पर्सनली पढ़ता हूं, ये पक्का बता रहा हूं, सभी के कमेंट्स पढ़ता हूं। तो मिलते हैं मंडे को राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ, नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया मेरे दोस्तों।